हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो इस क्लास में बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। इससे पहले की क्लास यार आप लोगों ने नहीं अटेंड की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जा करके आप सारी क्लासों को भली भांति या पूरी सहजता के साथ अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में लेटर वैदिक पीरियड की, यानी उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अटेंड कर लेना एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के विजिट करना। ठीक है, बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल या जिसको हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें यार इससे पहले हम लोगों ने काफी सारा अध्ययन किया है। पहले वैदिक काल जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वैदिक काल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे, यानी 2 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करने का प्रण हमने किया था। या इतिहास के जो भी हमारे विद्वान थे या इतिहासकार थे उनके द्वारा इतिहास को और परिपक्वता के साथ समझने के लिए यार इतिहासकारों के द्वारा 2 भागों में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एक था हमारा पूर्व वैदिक काल, एक था हमारा पूर्व वैदिक काल एंड दूसरा था हमारा क्या, उत्तर वैदिक काल। क्या था, उत्तर वैदिक काल। इसकी जो डेट थी वो थी यार हमारी कितनी, 1500 बीसी से लेकर के हमारी थी 1000 बीसी तक। 1000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड चला एंड तत्पश्चात उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो ये था वैदिक काल की कंडीशन कि वैदिक काल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा जो वैदिक काल था उसकी समयावधि कितनी थी, तो उसकी जो समय अवधि थी 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। अगर इसको डिवाइड नहीं करते हैं तो ठीक है, बाकी डिवाइड कर देते हैं तो इसकी समय अवधि ये हो जाती है एंड तत्पश्चात इसकी समय अवधि ये होती है। अब यार एक क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि इसको हमने आखिर डिवाइड क्यों किया। हम लोगों ने यार एक करके भी तो पढ़ सकते थे, क्योंकि अगर इतिहास की किताब में ये सारी चीजें दी गई हैं, बुक में यार वैदिक काल का वर्णन किया गया है, तो हम पूरा चैप्टर एक ही साथ पढ़ लेते। इसको डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो यार इसको देखते हैं कि डिवाइड करने की आवश्यकता इसको क्यों पड़ी, यानी 2 भाग में हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है यार, 2 भाग में इस कारणवश अध्ययन करते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल था यहाँ की जो व्यवस्था थी या यहाँ की जो कंडीशन थी वो कुछ अलग तरीके से घटित हुई, या जो भी घटनाएं हमारी शुरू में वैदिक काल के शुरुआत में कुछ हमारी दूसरी घटनाएं घटित हुई एंड लास्ट में आते आते कुछ हमारी दूसरी घटनाएं घटित हुई। इस कारणवश इसको यार हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं कि यार थोड़ा सा अगर अलग कर देंगे तो ये सारा माहौल हमारा यानी पढ़ने के संदर्भ में, इसके अध्ययन करने के संदर्भ में और इसके समझने के संदर्भ में हमको ज्यादा सहजता महसूस होगी। तो इतिहासकारों द्वारा ये यार चीजें सारी कर दी गई। ठीक है,
इसी कारणवश इसको हम दो भाग में डिवाइड करके इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने वैदिक काल को भी पूरी परिपक्वता के साथ पढ़ा एंड यार पूर्व वैदिक काल को भी भली भांति अध्ययन किया एंड आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लास्ट इटकास्ट करेंगे वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई या कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई या घटना हुई जिसका वर्णन इतिहास में भली भांति उत्तर वैदिक काल के नाम से इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। देखते हैं उत्तर वैदिक काल। स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, जो मैं स्टार्ट करूंगा वो यार इसी उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इसका जो टाइम पीरियड था वो मैं बता ही चुका हूं यार। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेकर के हमारा 600 बीसी के मध्य, 600 बीसी के मध्य इसकी समय अवधि मानी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल और खास तौर से इस उत्तर वैदिक काल में इससे पहले वैदिक काल पढ़ा, पूर्व वैदिक काल पढ़ा, तो वहां पे जो खोज हुई थी या जो भी सारी कंडीशनें हुई थी वो कुछ अलग दौर की थी और यहाँ पे जो घटनाएं घटित हुई या सारी चीजें घटित हुई वो अलग दौर की घटनाएं हमारी घटित होती हैं, ठीक है। और एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि यार घटना क्या होती है, घटना कहते किसको है, ये भी तथ्य समझने वाला है कि इतिहास में कोई भी घटना कब कहलाती है, जब वो पुराने या प्राचीन समय में जो भी हमारी सारी चीजें हो चुकी होती हैं, साक्षात उसका हम वर्णन कर चुके होते हैं या अपने आंखों द्वारा जो चीजें देखी गई, मानी गई या इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा बाकायदा साक्ष्य के साथ उसके प्रमाण मिलते हैं और वो घटनाएं हमारी क्या कहलाती हैं, तभी हम उसको इतिहास के साथ जोड़ देते हैं, वही घटना हमारी घटना कहलाती है। तो ये फैक्ट हमको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें यार हम काफी चीजों का अध्ययन करेंगे, जैसे उत्तर वैदिक काल के बारे में पहले पढ़ेंगे एंड इसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में राजनीति की क्या व्यवस्था थी, यहाँ का प्रशासन कैसा था, जो भी सारी चीजें हुई, यहाँ का धर्म किस तरीके का था, लोग किस प्रकार के धार्मिक साक्ष्यों के साथ या धार्मिक कर्म कांड हमारे किया करते थे एंड तत्पश्चात लास्ट में हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिल जाती है। तो यार मैं शुरू से ही, जब से हिस्ट्री का हम लोगों ने शुरुआत किया था या आरंभ किया था, तो शुरू से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी सभ्यता को या किसी भी काल को पढ़ने के लिए या समझने के लिए अगर उसमें हमको एकदम पारंगत होना है या उसके बारे में पूरी गहनता से अध्ययन करना है, तो उस सभ्यता के बारे में हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, राजनीति की व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो या धार्मिक कंडीशन हो। तभी यार हमारा जो है वो जो हमारे ज्ञान का स्तर है या हमारी जो बौद्धिक क्षमता है किसी भी सभ्यता को लेकर के, वो यार अपनी एक अलग बौद्धिक क्षमता हम विकसित कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बात यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड था ये था एंड यार इसमें सबसे बड़ी घटना इस काल में, उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी घटना जो घटित हुई
वो ये घटित हुई कि इस काल में आकर के एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज होती है। अब वो कौन सी खोज थी? तो वो थी हमारे लोहे की खोज। इसी काल में आकर के होती है। इससे पहले यार लोहे की खोज नहीं हुई थी। जो भी हमारे धातुएं थी यार, तांबे की खोज हमने कर ली थी, या जो भी लोग थे प्राचीन समय के, तांबे की खोज की, टीन की खोज की, टीन के साथ साथ कांसे का भी खोज की। लेकिन वो जो सारी धातुएं थी वो यार उतनी बहुमूल्य नहीं थी या उतनी मजबूत नहीं थी जिनसे यार औजार वगैरह बनाए जा सकते थे। औजार वगैरह बनाए भी जाते थे तो उस लेवल के नहीं होते थे कि वो मजबूत हो सके। ठीक है, बाकी जैसे ही हम लोगों ने या प्राचीन लोगों ने या उत्तर वैदिक काल के जो भी लोग थे उन लोगों ने जैसे ही लोहे की खोज की ना, तो भारत में एक क्रांतिकारी धातु की खोज होती है जिससे पूरे के पूरे इंडिया में या इस पूरे के पूरे उत्तर वैदिक काल में यार बहुत ही, इसको ये बोल सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के रूप में इसको क्या किया गया, जाना गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में लोहे की खोज होती है। ये हमको याद रखना है, लोहे की खोज होती है, खोज होती है। लेकिन क्या इससे पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी? तो जी नहीं, इससे पहले लोहे की खोज नहीं हुई थी। बाकायदा जो धातुओं की खोज हुई थी वो कौन कौन सी धातुएं थी हमारी? तो इस उत्तर वैदिक यानी उत्तर वैदिक, इस काल के पहले किसकी किसकी खोज हुई थी? वो खोज हुई थी हमारी टीन की। किसकी? टीन की। एंड टीन के साथ हमारे कांसे की खोज भी पुराने जो व्यक्ति थे वो कर चुके थे। एंड कांसे के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग या खोज प्राचीन जो भी लोग थे वो कर चुके थे। लेकिन ये उस लेवल के हमारे क्या नहीं होते हैं, बहुमूल्य धातुएं नहीं थी। उतनी ज्यादा मजबूताई भी इन धातुओं में नहीं देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है तो भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। अब वो परिवर्तन कैसा आता है कि यार सारी चीजों में परिवर्तन आता है। केवल और केवल एक धातु की खोज होने से, एक धातु की खोज होने से इतना बड़ा परिवर्तन आता है। परिवर्तन कई सारी चीजों में आता है, जैसे आर्थिक चीजों में आता है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ यार आर्थिक, जाहिर सी बात है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया तो समाज में भी परिवर्तन आएगा। समाज के साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन आएगा और राजनीति में परिवर्तन के साथ साथ धार्मिक कंडीशनों में भी परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों यार? एक लोहे की खोज ने पूरे के पूरे आयाम को ही बदल दिया, पूरे के पूरे कंडीशन को ही चेंज करके रख दिया। इसी कारणवश इस काल को हम लोग अलग डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो लोहे की खोज थी, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, यानी इस लोहे की खोज से, इस लोहे की खोज, लोहे की खोज होने से भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। परिवर्तन देखने के लिए, परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। परिवर्तन क्या मिलता है? तो वो परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलता है
जैसे लोहे की यार, लोहा जो धातु था उसको यार उसमें से औजार बनाए गए, तो एक परिवर्तन ये हुआ। ऐसे कई सारे परिवर्तन हैं, जैसे औजार बनाए जाने लगे, लोहे के औजार औजार बनाए जाने लगे, बनाए जाने लगे, लोहे के औजार बनाए जाने लगे। और जाहिर सी बात है, लोहे के औजार बनने लगे तो स्थायी जीवन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। स्थायी जीवन से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति एक जगह रुक करके अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। इससे पहले व्यक्ति स्थायी होते थे, लेकिन उस हिसाब से स्थायी नहीं होते थे, क्योंकि यार आर्थिक कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं। आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो खेती बाड़ी वगैरह ज्यादा अच्छा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यार उस प्रकार के ना ही औजार थे, ना ही कंडीशनें थी जिससे लोग खेती कर सकें, अनाजों को उपजा सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो इस तरीके का सिस्टम जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज होती है तो औजार बनाए जाने लगे। ये औजार काफी मजबूत होते थे, ठीक है। औजार बनाए जाने लगे जिससे जिससे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। यानी खेती की उत्पादकता में, खेती की उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। क्या हुई? बढ़ोतरी, बढ़ोतरी हुई उत्पादकता में। एंड खेती का भी विकास होने लगा। अब जाहिर सी बात है, खेती का विकास होगा तो आर्थिक कंडीशन चेंज होगी। खेती के ही विकास से आर्थिक कंडीशन चेंज होगी। अब यार ये जो खेती का विकास हुआ तो इस कारणवश व्यक्ति के जीवन में दो तरीके के परिवर्तन आते हैं। कौन कौन से? कि व्यक्ति एक तो जीवन निर्वाह कृषि करने लगा और दूसरा क्या करने लगा, दूसरा जो था हमारा अधिशेष कृषि करने लगा। इस कृषि के विकास से व्यक्ति के जीवन में दो तरीके के परिवर्तन आते हैं, दो तरीके के। यानी इस खेती के विकास से, इस खेती के विकास से व्यक्तियों के जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में दो प्रमुख परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। दो प्रमुख परिवर्तन, दो प्रमुख परिवर्तन इस उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिल जाता है। इस उत्तर वैदिक काल में देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। कौन कौन सा? तो पहला था हमारा जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। एंड सेकेंड था हमारा अधिशेष कृषि, अधिशेष कृषि। ये दो नए परिवर्तन होते हैं कृषि के विकास से, और कृषि के विकास से ही व्यक्ति के जीवन में या जीवन निर्वाह में स्थायी परिवर्तन भी देखने के लिए मिल जाता है। व्यक्ति एक जगह पार्टिकुलर रुक करके खेती करने लगा, खेती करने लगा तो सारी चीजें यार डेवलप होने लगी, और इसी तरीके धीरे धीरे कस्बों का निर्माण हुआ। कस्बों के साथ साथ यार गांवों का निर्माण हुआ, गांवों के निर्माण के साथ साथ इसी तरीके एक जिला बना, जिला से हमारा क्या बना, ब्लॉक बना, जिला बना, एंड राज्य बना, एंड तत्पश्चात इस भारत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारे जीवन निर्वाह कृषि एंड अधिशेष कृषि। ये दो प्रमुख परिवर्तन इस कृषि के विकास से देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, एंड तत्पश्चात देखते हैं कि अधिशेष कृषि हमारी क्या होती है। ठीक है,
देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? तो ये जीवन निर्वाह कृषि, इससे ये तात्पर्य है कि व्यक्ति यार कृषि करता था, ये पहले भी करते थे और इस उत्तर वैदिक काल में भी करते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही लोहे की खोज होती है तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में कृषि होने लगती है, ठीक है, और अच्छी मात्रा में विकसित होती है कृषि। तो इसी प्रकार कृषि में परिवर्तन आता है और जीवन निर्वाह कृषि से तात्पर्य यह है कि यार व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती थी जीवन को अपने निर्वाह करने में, उसी अनुसार व्यक्ति खेती करता था एंड खेती करने के साथ साथ उसी प्रकार से उत्पादन करता था और अपने जीवन का निर्वाहन करता था। तो इसी को हम लोग जीवन निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। जीवन निर्वाह कृषि यानी इसमें जीवन निर्वाह कृषि में व्यक्ति उतनी ही फसलों को उत्पादित करता था, उत्पादित करता था कि जिससे उसके जीवन का निर्वाह हो सके, जिससे उसके जीवन का निर्वाह हो सके। निर्वाह हो सके, अर्थात ना ही यार कम मात्रा में उपजाते थे और ना ही ज्यादा मात्रा में। रोजमर्रा के जीवन में जितने अनाज की आवश्यकता होती थी व्यक्ति उतना ही उत्पादन करता था या उतनी ही खेती करता था। तो इसी को हम लोग जीवन निर्वाह कृषि के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी में अगर मैं बात करूं तो एक थी हमारी अधिशेष कृषि। क्या थी? अधिशेष कृषि। अधिशेष कृषि, ये अधिशेष कृषि क्या होती थी? तो व्यक्ति इस अधिशेष कृषि में क्या करता था कि जितनी फसल उपज जाती थी या जितना भी उनको जरूरत होती थी उसके अनुसार यार जितनी भी उत्पादकता होती थी खाने पीने से लेकर के सारी चीजों से, यार उतनी जितनी आवश्यकता थी आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में उपजाते थे। यहाँ पे आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में उपजाया जाता था। मानते हैं यार कि जितनी हमें आवश्यकता है, जितना हमको भोजन की आवश्यकता है या जितने फसल की आवश्यकता है हमने उसको ग्रहण किया, बाकी जो ग्रहण करने के पश्चात जो भी हमारी फसलें बची उसको हम बाहर कहीं ले जा करके क्या कर देते हैं, रख देते हैं या स्टोर करके रख देते हैं, या उन अनाजों को या फसलों को बाहर कहीं ले जा करके मार्केट में उसकी सेलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अधिशेष कृषि। क्या थी? अधिशेष कृषि। व्यक्ति इसमें अपने आवश्यकता से अधिक मात्रा में फसलों की उपज पैदा करता था या फसलों का उत्पादन करता था।
यानी जितना आवश्यकता थी खाने पीने से जो बच गया वही हमारी अधिशेष कृषि के नाम से भी जानते हैं। और यहीं से अभी मैंने बोला कि यहीं से जब अधिशेष कृषि होने लगी तो यहीं से व्यक्तियों के जीवन में एक और परिवर्तन आता है। क्या आता है कि व्यक्तियों के द्वारा व्यापार वाणिज्य भी विकसित हुई। व्यक्तियों के द्वारा इस परिवर्तन से इस अधिशेष कृषि के परिवर्तन से इस अधिशेष कृषि के परिवर्तन से इस अधिशेष कृषि के परिवर्तन से व्यक्तियों के जीवन में एक और परिवर्तन आता है, एक और परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। वो परिवर्तन क्या था? तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? व्यापार वाणिज्य का। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य से तात्पर्य क्या है कि इससे पहले यार अधिशेष बचता नहीं था, तो व्यापार वगैरह उस समय के जो व्यक्ति थे वो नहीं कर पाते थे यार, सही ढंग से या सही मात्रा में व्यक्तियों के जीवन निर्वाह के लिए ही फसलें उपज नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही इसकी खोज होती है लोहे की, तो यार व्यक्तियों के द्वारा अधिशेष कृषि का निर्माण किया गया और इस अधिशेष कृषि के निर्मित होने से व्यक्तियों के जीवन में एक और परिवर्तन आता है कि वहां के जो व्यक्ति थे यानी उत्तर वैदिक काल के, उन लोगों ने व्यापार वाणिज्य का विकास करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। याद क्या रखनी है यार? इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो हमको बौद्धिक समझ विकसित करनी है, ना कि चीजों को रटना है। ठीक है, देखते हैं यार। उसके पश्चात जो हम बात करते हैं वो क्या बात करते हैं कि इतनी सारी चीजें विकसित हुई एंड इसके बाद यार जब इतना सारा सिस्टम हो गया तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने क्लास को जब स्टार्ट किया था तभी यार हम लोगों ने अध्ययन ये किया था कि इस कृषि के विकास से या लोहे की खोज होने से यार काफी सारी चीजों में परिवर्तन आता है और सबसे बड़ी मात्रा में जो परिवर्तन आता है वो आर्थिक कंडीशन में आता है। और आर्थिक जैसे ही आर्थिक कंडीशन में परिवर्तन आया तो आर्थिक कंडीशन के साथ साथ सामाजिक कंडीशन में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन आता है एंड इसी के साथ साथ यार जब अर्थव्यवस्था अच्छी हुई तो लोगों के पास इनकम भी हुई, इनकम हुई तो आय बढ़ी तो राजा के पास टैक्स बढ़ा। राजा ने क्या किया? टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और जब टैक्स बढ़ना शुरू हुआ तो राजा का जो भी प्रशासन था वो भी एक सुदृढ़ रूप में विकसित होने लगा। यहाँ पे उस लेवल का राजा नहीं होता था
जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो यार कबीले वगैरह होते थे, तो उस कबीले में छोटे मोटे राजा होते थे, यानी मुखिया टाइप के, जो पूरे कबीले को हैंडल करते थे। तो यार इसी वजह से जब अर्थव्यवस्था विकसित हुई तो टैक्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही टैक्स की मात्रा उपलब्ध हुई, राजा के द्वारा यार सारी चीजें उसके रहन सहन में, उसके प्रशासन में एंड उसकी सारी चीजों में हमारे परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था की जो कील होती है वो समाज होती है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, आय बढ़ी, सामाजिक स्तर का परिवर्तन हुआ। सामाजिक स्तर का परिवर्तन कैसे हुआ वो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आय बढ़ी तो टैक्स वगैरह वसूलना स्टार्ट हुआ, और टैक्स वगैरह वसूलना स्टार्ट हुआ तो यार इससे काफी सारा परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। तो बेसिकली इस उत्तर वैदिक काल में बेसिक जो हमको समझनी थी वो यार यही समझ विकसित करनी थी कि कैसे क्या सारा सिस्टम उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होते ही इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, और क्या क्या कंडीशनें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। अब जो हम इसमें बात करेंगे वो ये बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, सामाजिक स्तर का परिवर्तन हुआ, धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, एंड धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ राजनीति में भी परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस उत्तर वैदिक काल में हमको 4 टॉपिकों का अध्ययन करना है, जैसे हम पिछले टॉपिकों में करते आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला सामाजिक स्थिति, यानी इस उत्तर वैदिक काल में समाज की स्थिति कैसी थी। समाज के साथ साथ धार्मिक स्थिति, कौन सी? धार्मिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति क्या थी, एंड इसी उत्तर वैदिक काल में हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति एंड राजनीतिक स्थिति के साथ साथ जो बात करेंगे वो बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। किसकी? आर्थिक स्थिति की, कि इसमें क्या परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। इस उत्तर वैदिक काल में समाज में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, समाज की क्या कंडीशन थी, क्या कंडीशन नहीं थी, धार्मिक क्षेत्र में क्या कंडीशन थी, क्या नहीं थी, इसी तरीके सामाजिक क्षेत्र में एंड सामाजिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इन सारी चीजों का बाकायदा अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसी में बात करें तो मैं बात करना चाहूंगा राजनीतिक स्थिति की। किसकी? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक स्थिति हमारी कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक स्थिति